चंद दिन पहले एक ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इंटरव्यू करने का मौका मिला जो कि अपनी तालीम के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और एनईडी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैफ़र रिज़वानुल्लाह और आप देख रहे हैं एम.एच. एडवेंचर। अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ कराइए। Assalamu alaikum. I have completed my O levels back in 2017 and then I went for A levels from Credo College और वो मैंने 2019 में कंप्लीट करा था। बट मैंने एक गैप ईयर लिया था क्योंकि मेरा ए लेवल केमिस्ट्री में ग्रेड थोड़ा अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने 2020 में एडमिशन लिया जब कोविड था। अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से आप कह सकते हैं मेरा फर्स्ट राउंड मैंने एनईडी का 2 भी ऑनर्स क्लियर नहीं किया था। उसी टाइम एनईडी ने एक पॉलिसी लेकर आए थे वो सेकंड राउंड की, जो आपको शायद अब आइडिया हुआ वो कि वो किस तरह चल रही होती सारी बातें, तुम लोग सबको पता होगी, बताने की ज़रूरत नहीं। बट वो फर्स्ट टाइम मेरे टाइम पर आई थी, तो जब वो आई थी उस टाइम मतलब मैं ऐसे बिल्कुल मतलब समझो कि ख़त्म हो चुका था कि यार अब क्या होगा मेरा एडमिशन, अब तो कोई मतलब चांस है नहीं एनईडी में आने का। अच्छा, मेरा ऐसा कोई चांस, मुझे शौक भी नहीं था एनईडी आने का। टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसी बात बोलूँगा नहीं, मैं बचपन से एनईडी का ख्वाब देख के बैठा, ऐसा कोई ख्वाब वाब देख के नहीं बैठा था। 2019 में मेरा प्लान था जर्मनी जाने का। ठीक है, मैंने ए लेवल्स में जिन्होंने करा हुआ उनको आइडिया होगा कि मैंने एक उर्दू लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज कोर्स दिया था, क्योंकि जर्मनी में आपको रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश या कोई भी आप दे सकते हैं। मैंने उर्दू प्रेफर करा था, मैंने उर्दू दिया था जर्मनी जाने के लिए। बट उस टाइम भी फिर मैं वही कहता हूँ कि यार वो थोड़े से घर फैमिली में थोड़े से इश्यूज़ हो गए थे, लाइक वो पेरेंट्स थे और आपको तो पता है मैं मतलब अकलौता बेटा हूँ, तो वो थोड़ा सा ना उनको एक वो था कि यार नहीं बेटा पहले यहाँ से पढ़ लो उसके बाद जाओ। खैर उसके बाद मैंने क्या कुछ कर तो सकते नहीं थे, 1 साल मैंने वेट करा और फिर मैंने एनईडी में अपना नवंबर में गेस मेरे पेपर एग्ज़ाम हुए थे और जनवरी में रिजल्ट आया था। और फिर कोविड का टाइम था, आपको पता है 2020 का स्टार्ट बिल्कुल ऐसा ही हुआ था हमारा कोविड से, तो वो कोविड में चला गया। फिर हमारे टेस्ट वगैरह, खैर टेस्ट ऑन साइड हुए, प्रिपरेशन मेरी थी नहीं, पहला राउंड में फेल करके मैं एनईडी का मेरे थे 46 मार्क्स आए थे। ठीक है, अब मैं परेशान क्या करूं। ठीक है, मैंने कहा चलो छोड़ो। अच्छा, दूसरा मैंने उससे पहले एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, सर सैयद। अच्छा, लकली सर सैयद में मेरा हो गया था और सर सैयद का टेस्ट भी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था ऑनलाइन। ठीक है, वो था ऑनलाइन और वो आप समझ जाओ जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता तो कैसे करता टेस्ट। मैंने वैसे ही टेस्ट क्लियर करा, उसमें भी मेरे 100 में 65 आए और मैंने वहाँ इलेक्ट्रिकल मुझे मिल गई, मैंने ऑप्ट कर ली। अच्छा, अब मैं वहाँ से जब सर सैयद से मैं एडमिशन हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो एनईडी वाले को आउट ऑफ नोवेयर न्यूज़पेपर मेरे बाबा बहुत शौक से अभी भी पढ़ते हैं, मतलब वो लोग कहेंगे ओल्ड फैशन, पर अभी भी उनको शौक है। हमारे घर डॉन का न्यूज़पेपर आता है। अब वो बाबा ने कहा यार ये एनईडी का ऐड आया हुआ है। मैंने कहा बाबा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एनईडी तो एक दफ़ा। उन्होंने कहा बेटा देखो, और सेल्फ और स्पॉन्सर की सीट्स बची, जो रिमेनिंग सीट्स हो जाती हैं रेगुलर तो चलो कंप्लीट हो जाती है, सेल्फ स्पॉन्सर की रहती हैं अच्छी, अभी भी अच्छी खासी सीट्स रहती हैं, तुम्हें अंदाज़ा होगा उसका। तो स्पॉन्सर की और सेल्फ की सीट्स के लिए आया हुआ था और स्पॉन्सर पर आपको इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल मिल रही थी। अच्छा, मुझे ना जब मैंने ओ लेवल्स किया था 2017 में, तो फिज़िक्स में ना मुझे इलेक्ट्रिकल जो हमारा सेक्शन था इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मुझे अलग से इंटरेस्ट था। आई डोंट नो वाई, क्यों ओम्स लॉ वगैरह ना मुझे बड़े फैसिनेट करते थे उस टाइम। तो कि E=IR करके मैं बड़ा ना अपने आप को समझता था कि भाई मैंने बिल कैलकुलेट कर लिया, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे वहाँ से ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि यार मैंने पता करना शुरू करा, तो लोगों ने कहा भाई ये सारे काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है। मैंने कहा यार अब तो बनना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ठीक है, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं कि यार मैं फोकस होकर कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बट मैंने कर लिया। खैर मैंने एडमिशन एनईडी में सेकंड राउंड दिया, उसमें भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे मेरे 55 मार्क्स आ गए। ठीक है, मैं टेस्ट क्लियर करके आ गया। अब बात है इंटरव्यू की। अब मैं बैठा हूँ वहाँ पर स्पॉन्सर की कैटेगरी पे बात करूँ, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा कि रेगुलर या सेल्फ पर आया हूँ, मैं स्पॉन्सर का बच्चा हूँ भाई। और स्पॉन्सर में फिर लकली मुझे उस टाइम में जब वहाँ गया, उन्होंने कहा मैकेनिकल ख़त्म हो गई बेटा, कोई और फील्ड तो बताओ। मैंने कहा मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रिकल, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इलेक्ट्रिकल मिल गई। तो इस तरह मेरी एनईडी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब कोई अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि बहुत ही कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट मेहनत करी हो एनईडी आने के लिए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं स्पॉन्सर की सीट पे, स्पॉन्सर की डिग्री पर आया हूँ। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में शमूलियत किस जज्बे की बुनियाद पर की, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा यार, सोसाइटीज़ की ना मेरी स्टोरी बड़ी यूनिक है। और मैं जब मैं तुम्हें पता है वो, तुम मुझे जानते हो, मैं एक मतलब मेरी नेचर है थोड़ी सी ना सबसे बैठ के एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ मैं थोड़ा। मुझे पसंद नहीं इंट्रोवर्ट, टू बी ऑनेस्ट के बैठा रहा हूँ मैं अपने जोन में, लूप होल में, शेल में बंद हूँ। मुझे है कि भाई चलते फिरते मैं मिलता रहूँ सबसे, लोग आए मुझसे मिले, मुझे बड़ा मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। तो सोसाइटी जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट ईयर की जर्नी था। फर्स्ट ईयर में मैं लेट आया था एनईडी ने, तो उस टाइम सारी सोसाइटीज़ का एडमिशन वो मतलब जो थे उनके रिक्रूटमेंट वो बंद हो चुकी थी, क्लोज हो चुकी थी। अब मैं आया, अच्छा मैं ये सोच के आया था कि भाई मैं तो हूँ बहुत बड़ी चीज़, मुझे सोसाइटीज़ की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट। टू बी ऑनेस्ट मैं ये समझ के अपने आप को बैठ के यहाँ एनईडी में आया था।
फिर मुझे वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त मिले, ठीक है। अब वो जो दोस्त थे ना मेरे, वो थे सारे सोसाइटीज़ में, सही है। अब वो मैं कहूँ कि यार ये तो भाई लाइफ इनकी बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, मेरा ख्याल से नवंबर में मेरा एडमिशन हुआ है, और उसी टाइम लॉकडाउन लगा नवंबर 2020 में, अगर आपको याद हो, और सब बंद, पूरा मतलब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था 3-4 महीने के लिए, ये आपको ही पता होगा। अब जब बंद हो गया ना, तो अब मुझे तो पता ही नहीं, और सोसाइटीज़ के फॉर्म वगैरह सब क्लोज और हर चीज़ बंद हो चुकी है। हम बैठ के, मैंने कहा यार अब क्या करूँ। मैंने भी उस टाइम इतना फोकस नहीं करा, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, ठीक है। हमने फाइनल्स भी ऑनलाइन दिए थे। तो जब भी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की GPA बहुत अच्छी, उसके अलावा मेरी GPA आपको कभी अच्छी नज़र नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। अब मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त ना ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, यार हम बैठ रहे हैं, यार नहीं मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्यों भाई मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन करी, ये सोसाइटी। अब मैं बैठूँ, मैं बोर, मैंने कहा यार मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं क्या करूँ। अब मैंने कहा यार ये तो चीज़ तो बड़ी अच्छी है। अब मैं आगे चला गया, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ मेरा। फर्स्ट ईयर मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। फॉर्म भी नहीं आए हुए थे, सब खत्म हो चुका था। फर्स्ट ईयर हमारा ऑनलाइन, आधा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, सेकंड सेमेस्टर ऑन साइट था, जो बीच में तकरीबन 1-2 महीने ऑनलाइन ही पढ़ा हमने, बस फाइनल में ऑन साइट दिए थे। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, सेकंड ईयर में मैं आ गया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में भी ये कुछ ये नहीं हुआ कि सोसाइटी से मेरी GPA गिराती, मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहले ही अपने इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। मैं सेकंड ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में मेरा बैकलॉग आ गया CP में, हाँ CP में दोस्त टाइम। सेकेंड ईयर में आया। अब मैं सेकेंड ईयर में आया, मैं बैठा हूँ कि भाई बस सोसाइटीज़ वाले अपने फॉर्म खोलें और मैं जाऊँ, हर सोसाइटी में जाऊँ। लिटरली मैंने स्टार्ट करा फॉर्म फिल करना सबका। अच्छा, उस टाइम तक ना थोड़ी बहुत जान पहचान मेरी भी बनना शुरू हो गई थी लोगों में कि यार हसन अहमद कौन है, ये सब ना। तो मैंने स्टार्ट कर दी सारी सोसाइटीज़ में अप्लाई करना। अच्छा, मैंने अब सोसाइटीज़ में अप्लाई तो किया। अब मैं ना इस चीज़ पर बड़ा फोकस था कि यार मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई काम नहीं करना, क्योंकि मैं ये डिसाइड कर चुका था कि यार इंजीनियरिंग मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा फर्स्ट ईयर के बाद। ये मैं ऐसा सोच रहा था। मैं, ज़रूरी नहीं हर कोई सोचे, हर कोई बोले यार तुम क्या बोल लो, मैं सोच रहा था। अब मेरा हुआ कि 1 साल बाद मैंने कहा यार अब तो मैंने करना है MBA, सही है। अच्छा, प्लान MBA का मेरा पहले से भी था, तुम जानते हो अब्दुल्ला खालिद को, वो हमारे भाई शुरू से बिजनेस साइड पर हैं, अकाउंट्स वगैरह पढ़ता रहता है। अच्छा, मुझे भी बड़ा शौक था, बट मुझे ना एक बात, एक इंजीनियर फैसिनेट करता था आउट ऑफ नो वेयर कि यार एक इंजीनियर है बंदा, ठीक है, और दैट्स ऑल। मतलब मुझे ये शौक भी नहीं है इंजीनियरिंग का। अभी मैं 4th ईयर में, मुझे इंजीनियरिंग के कुछ भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। मतलब तुम मुझसे उठा के बोलोगे ना अगर यार सामने ये बता दे या ये समझा दे, तो मैं बोलूँगा भाई नहीं आता। मैं अपने किसी दोस्त से लिंक करा दूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं आता, मेरा इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में। अच्छा खैर, मैं चला गया सेकंड ईयर में, सोसाइटीज़ के फॉर्म में मैंने अप्लाई करना शुरू करा, और मैंने अप्लाई करना शुरू करा HR डोमेन में, ठीक है। IEEE PAS, NSA, इन दोनों में मैंने करा HR में अप्लाई, क्योंकि मैंने कहा यार ये सोसाइटीज़ अच्छी हैं। एक डिपार्टमेंटल सोसाइटी में IEEE PAS और NSA मेरी ओवरऑल इन जनरल बहुत बड़ी सोसाइटी। मैंने कहा इन दोनों में HR में अप्लाई करता हूँ, यहाँ प्रॉपर अच्छा काम होता होगा HR का, मैं सीखूंगा और मेरी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होंगी, जो एक बच्चा सोचता है। मैं चला गया। अच्छा खैर, PAS का इंटरव्यू हुआ। PAS का इंटरव्यू बहुत मुश्किल, मैं हैरान कि यार इतना प्रोफेशनल इंटरव्यू ले रहा है। खैर बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने थोड़ी सी सोर्स लगवा के PAS में मैं इन हो गया। अब मैं NSA का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और मैं फॉर्मली, अगर आपको मैं अपने पिक्चर्स वगैरह दिखाऊँ, मैं फॉर्मली बिल्कुल शर्ट टगिंग करके ऐसे जा रहा हूँ। लोग ट्राउज़र शर्ट में, चप्पलों में जा रहे हैं, सैंडल्स में जा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रॉपर। उस दिन ऐसा लग रहा है मैं अपने किसी जॉब का इंटरव्यू देना रहा हूँ। मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमने सोसाइटी को इतना सीरियस ले लिया। मैं कहूँगा भाई नहीं यार, ये तो प्रोफेशनलिज्म होता है, ये वो फलाना दिमाग का। मैं चला गया। अच्छा वहाँ क्यों, वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे समझना। मैं कहा यार यहाँ मैं इतना तैयार व्यार होकर आया हूँ, यहाँ तो इवन यहाँ के लोग नहीं इतना तैयार होकर बैठे हुए इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले, या जो लोग ऑन साइड वहाँ पर थे। खैर मैंने उस सारी सोसाइटीज़ में अप्लाई करा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी PR थी, और थोड़ी सी जान पहचान, और थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह की वजह से मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने PAS ज्वाइन करी फर्स्ट ईयर में, NSA ज्वाइन करी, NPS ज्वाइन करी। NPS NID फोटोग्राफी सोसाइटी है, उसमें मैं PR डोमेन में था। PAS में HR, NSA HR, मोज़ाइक में मैं PR का डायरेक्टर था उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने एक ज्वाइन करी थी NES, उस टाइम नई वापस रिवाइव कर रहे थे जैन भाई वगैरह, वो ज्वाइन करी। वो ऐसा वो EMM पर ज्वाइन करी थी। उसके बाद जाके मैंने वो करी, लास्ट एक थी शायद तुम्हें पता, NAS नोमैड्स एडवेंचरस सर्विस। तो अब नोमैड्स हो गए, पहले NAD एडवेंचरस सर्विस के नाम से वो चलाते थे, तो वो मैंने ज्वाइन करी। और उसमें मैंने तकरीबन फिर 6 सोसाइटीज़ मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करी। अच्छा तुमने पूछा था कि यार आपकी एकेडमिक्स पर इफेक्ट पड़ा। यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये एक बात मिथ है,
कि आपकी यार सोसाइटी से ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेज करने वाला बंदा होता है। मैं खुद बैठ के मैंने 5-5 6 सोसाइटियों में काम करा, इवन 3rd ईयर तक मैंने अच्छी खासी सोसाइटीज़ में काम करा है, और मुझे कभी नहीं लगता कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट हुई। अब लोग कहेंगे यार तुम्हारी जीपीए बता रही है, यार वो जीपीए मेरी बता सोसाइटीज़ की वजह से नहीं रही, सी जीपीए। मैं खुद पढ़ने का शौक़ नहीं मुझे, ठीक है। तो अब तुम बैठ के बोलो कि यार सोसाइटी में ब्लेम करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि यार मेरी सोसाइटी की वजह से सी जीपीए ख़राब हो रही है, बट द पॉइंट इज़ मुझे रियलिटी पता है, ठीक है। मैं इस तरह का इंसान हूँ, मैं फैक्ट्स एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं पढ़ाई नहीं करता खुद, तो मेरी जीपीए क्यों आएगी, ऑब्वियस बात है यार। तो ये रीज़न है मेरी एकेडमिक्स का। और बाकी जो तुम मैनेज किस तरह कर रहे हो, यार देखो मैनेज करना थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट काम ज़िंदगी में आपको और भी करने होते हैं अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर यही कर सकते हो बंदा, आपके अपने कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके। जैसे मुझे, अगर तुम्हें शायद पता हो कि मुझे फ़ुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, ठीक है। वो मैं फ़ुटबॉल प्रॉपर लेवल की खेलता था, प्रॉपर। मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैंने स्टार्ट क्रिकेट से किया था, मैं अकेडमी जाता था, बट उस टाइम पर पढ़ाई की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी 2 लेवल्स की वजह से। फिर मैं फुटबॉल पर आ गया प्रॉपर, और मैं बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर एक टीम थी हमारी, हम लोग प्रॉपर खेलते थे फुटबॉल ना रेगुलर बेसिस पर। तो वो मुझे कहीं ना कहीं आके वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था मैनेज। और फिर अपनी मुझे लास्ट जो मेरे पास ऑप्शन था नींद, तो मैंने अपना स्लीप टाइम थोड़ा कम कर लिया। तो इस तरह चीज़ें कुछ ना कुछ करके आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और यही इसी तरह मैनेज चल रहा है मेरा अभी तक। यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपका तालीमी सफ़र उनके साथ साथ कैसा रहा? अच्छा यार, मैंने तुम्हें सारी सोसाइटीज़ का बता दिया किस तरह मैंने ज्वाइन करी। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने मोज़ाइक में जब डायरेक्टर था, फिर मैं नेक्स्ट ईयर मैंने अप्लाई नहीं करा किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए। सेम गोज़ फॉर पैस, मैंने पैस में भी कहीं अप्लाई नहीं करा। मैंने जो अप्लाई करा ना वो सिर्फ एनएसए में करा, क्योंकि आपको ना अपनी डायरेक्शंस क्लियर रखनी पड़ती हैं। कोई भी बंदा ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं हो सकता कि मैं कहूँ मैं 6 सोसाइटीज़ में 6 सोसाइटी के एक्सॉन में आप मैनेज नहीं कर सकते। ये एक प्रैक्टिकल बात करो, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हाँ भाई हो जाएगा, हो नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या किसी ना किसी को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा आपको। मैंने छोड़ दिया, 3rd ईयर स्टार्ट हुआ मेरा, 3rd ईयर से पहले मैंने सारी सोसाइटीज़ छोड़ दी, ठीक है। फिर मुझे वहाँ की कुछ इन्वायरमेंट भी पसंद नहीं आता इतना खास, तो टॉक्सिसिटी वगैरह की वजह से मैंने छोड़ दी। मैं रहा एनएसए में, मैंने कहा एनएसए को ही मैंने परस्यू करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में वो बच्चा था जो एनएसए को देख रहा था, यार एनएसए यार लेवल है, ठीक है यार मुझे एनएसए का ना प्रेसिडेंट बनना है। बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे दोस्तों ने बताया आसान है, में तुम प्रेसिडेंट एनएसए के नहीं बन सकते, ठीक है। तो मैंने कहा यार शायद नहीं बन सकता हूँ। उसने फिर मुझे समझाया कि यार देखो पहले बंदा मेंबर आता है, फिर वो मैनेजर वर्किंग बॉडी में आता है, फिर एग्जीक्यूटिव कन्वीनियर बनता है, फिर वो प्रेसिडेंट बनता है मोस्ट लाइकली। कन्वीनियर बेसिकली जनरल सेक्रेटरी होता है। मैंने कहा यार अब मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा चलो ठीक है एक्सफॉर्म तक आ जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी अचीव, मेरा लाइफ गोल था अचीव हो इतना ना कि मैं एनएसए की एग्जीक्यूटिव बॉडी में आके बैठा हूँ, ठीक है। 3rd ईयर स्टार्ट हुआ। अब लकली क्या हुआ कि इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, तो मैंने अप्लाई करा एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए एनएसए की। तो मतलब मुझे नहीं पता था करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा उस टाइम जो थे वो जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे, तो वो मेरे दोस्त थे, मतलब दोस्त वो थे प्रोफेशनल दोस्त। ये नहीं था कि यार हसान अहमद आगे चलो भाई ख़त्म सब हसान अहमद बन जाएगा। उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट किया कासिम भाई ने, और बैठ के उन्होंने इंटरव्यू मेरे लेने के बाद डिसाइड करा होगा। तो आउट ऑफ नो वेयर मेरे पास ना कासिम भाई का एक मैसेज आता है कि यार मैं एस एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज तो मैं सेलेक्ट करूँ। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मैंने अप्लाई करा है, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको क्लियर होने कहा भाई देखो अगर मैं तुम्हें एक्सफॉर्म ना बनाऊँ, अच्छा वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, अभी भी मैं बहुत उनको रिगार्ड करता हूँ इस चीज़ में, बहुत सीखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें ना बनाऊँ एक्सफॉर्म तो तुम क्या करोगे, एनएसए छोड़ दोगे या कंटिन्यू रखोगे। मैंने कहा एनएसए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भले मैं 4th ईयर तक मेंबर हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें हेड बना रहा हूँ एचआर का, या मैनेजर इस तरह की कोई पोस्ट ऑफर करें। मैं कहा हाँ ठीक है मैं बन जाऊँ, मुझे उससे भी कोई इशू नहीं था। मैं कहा चलो 3rd ईयर में मैनेजर हेड होऊंगा, फाइनल ईयर में मैं सीधा एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाऊँगा, तो मुझे इतना मसला नहीं था। आई एम ओके विद इट। उन्होंने उसके बाद जाके मुझे ना मैसेज करा कुछ दिनों बाद कि मैं तुम्हें एक्सटर्नल रिसोर्सेज मैंने बना दी, वो हमने डिसाइड करा है कि तुम्हें एक्सटर्नल रिसोर्सेज बनना है। मैं तो भाई बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बोलते हैं 180 चेंज। मैं सोच भी नहीं सकता कि यार मैं मेंबर से डायरेक्ट एक्सटर्नल रिसोर्सेज जा रहा हूँ। अच्छा उस टाइम कुछ हो गया था तो इस वजह से मैं बना था, ना यूजुअली ये प्रोसीजर एनएसए में होता नहीं है। एनएसए में वही हायरार्की फॉलो होती है, मेंबर, वर्किंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव, कन्वीनियर, और फिर आप चले जाएंगे, या फिर आप वर्किंग बॉडी में के बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाते हैं, क्योंकि आपको काम का आइडिया होता नहीं, काम किस तरह चल रहा है, हाउ सोसाइटी वर्क्स, तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अच्छा फिर मैं सेलेक्ट हो गया और ऐसा एक्सटर्नल रिसोर्सेज में सेलेक्ट हो गया। खैर मैं आगे बढ़ा, उसके बाद जाके मैं उसमें मेरा कुछ अरसे बाद ना हम लोग डिप्टी कन्वीनर के एनएसए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था KFC पे गुलशन वाले, अगर तुम्हें याद हो। तो वहाँ पर मैं ऐसे ही चला गया, मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था, मैं बेसिकली मेरे दोस्त गए थे, मैं भी चला गया कि यार चलो मैं तो अपने ज़िंदगी के गोल अचीव कर चुका हूँ जो कि मेरा था एक्सटर्नल रिसोर्सेज का।
मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं। मैंने कहा भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ गया, ख़त्म, मैंने सही मेरे लिए काम करना बस अब इसके लिए, ठीक है। अब मैं जब वहाँ पर आया तो एक अरसलान उल हक होते हैं, अरसलान भाई बहुत अच्छे सीनियर थे हमारे एलुमनाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार हसन बेटा तुम ना इंटरव्यूज़ दो ज़रा डिप्टी कन्वीनर के। मैंने कहा यार अरसलान भाई मैं क्यों दूँ, जब मुझे एक्सॉन सोर्सेज मिल गई, मैं पागल हूँ, मैं दोबारा मतलब ये वही बात हो गई, मुझे फॉर्च्यूनर मिल गई, मैं दोबारा फिर जाके बोल रहा हूँ किसी मुझे हाईलाइट या डाले वाले के लिए वो कर रहा हूँ, डाला खरीदना। मैंने कहा नहीं अरसलान भाई मैं खुश हूँ। नहीं बेटा आप इंटरव्यू तो दो। मैं इंटरव्यू में बैठा, 5 लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू में, मुझे आज भी याद है, तकरीबन मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ, ठीक है। अच्छा अब मैं था बड़ा जज्बाती, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे अंदर फिर भी पेशेंस आया, मैं बहुत भाई हाइपर के भाई ये वो, और मैं बहुत ब्लंट हूँ। मैं अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो ना, मैं तुम्हारे मुंह पर बोल दूँगा तो मुझे तुम पसंद हो, मुझसे हिपोक्रेसी या झूठ नहीं बुलाएगा, नहीं हो तैफा तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं मुँह पर बोलूँगा यार आप गलत हो तो गलत हो। अब क्वेश्चन से स्टार्ट हुए तो इंटरव्यू चलता रहा, मैंने सबके मुँह पर ना क्लियरली जो जिसकी जो गलती थी कि यार वो उन्होंने मुझे ऐसे क्यों करो, तुम ऐसे कर नहीं सकते, तो मैं उनके भाई आपके टेन्योर में क्या हुआ, अच्छा आपने ये क्यों करा, चलो वो चीज़ उस टाइम गलत थी, अब कैसे उस टाइम सही थी, अब कैसे गलत हो रही मेरे केस में आगे। मैं बड़ी बहस वहस करके ना आके मैंने कहा भाई मुझे तो वैसे नहीं बनना, नहीं दे पोस्ट, मुझे क्या, मैं तो एक्सॉन सोर्सेज रहूँगा, ये करके मैं ना आगे वहाँ से। अच्छा वो लोग कह रहे हैं थैंक यू सो मच बेटा हम आपको बताएंगे। मैं चला गया खुशी खुशी, मैंने कहा भाई नहीं बना है मुझे क्या, मैं तो एक्सॉन सोर्सेज एग्जीक्यूटिव बॉडी में एग्जिस्ट करता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे पास कॉल आती है कि यार बेटा समर चल रहे था हमारे, यही टाइम था कोई, मैं तुम्हें ना कन्वीनियर बना रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने क्योंकि एक हमारा दोस्त था उस टाइम शहीद रज़ा, शायद तुम जानते हो, तुम्हारे मैकेनिकल का सीनियर है फाइनल ईयर में। मैंने कहा कन्वीनियर तो वो था। उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हें हम बना रहे हैं कन्वीनियर और हमें एक्सॉन मीडिया की ज़रूरत। तो अच्छा उस बंदे की बड़ी बात थी कि उसने देखा सोसाइटी की रिक्वायरमेंट कि यार अभी सोसाइटी को ज़रूरत है मेरी ऐसा एक्सॉन मीडिया, ऐसे एक्सॉन मीडिया, तो वो चला गया। उसने कहा ठीक है मैं एक्सॉन मीडिया की पोजीशन ले रहा हूँ। अच्छा लोगों ने बड़ा उसको मजाक उड़ाया ये वो फलाना दिमाग का, बट मैं जानता हूँ भाई उस बंदे ने क्यों एक्सेप्ट करी ये बात कि भाई उस टाइम सोसाइटी को यहाँ ज़रूरत, उसने सोसाइटी को प्रायोरिटाइज़ करा रादर देन के भाई यहाँ पर जो इतने सारे लोग खड़े होकर बोलेंगे यार शहीद रज़ा तुम्हें तो डिमोट कर दे। शहीद रज़ा को डिमोट नहीं करा भाई, वो आज भी मैं कहता हूँ अगर प्रेसिडेंट है तो वो होता, ठीक है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोबारा से मैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी कंटिन्यू करा, 3rd ईयर पूरा एक्सपीरियंस मसले मसाइल सबसे सीखते फाइनली मैं अब NSA का करंट प्रेसिडेंट हूँ 23-24 टेन्योर के लिए। तो ये मेरे NSA की जर्नी थी। NES में मैं था लास्ट ईयर जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा वो कैसे बना, वहाँ पर मेरे सारे थे बेसिकली दोस्त, अब वो मेरे सारे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार हसन हमें NES को ना 5 से रिवाइव करना है। मैंने कहा यार ऑन सीन की, मैंने आपको पहले बोला है अब्दुल्ला करता था बिज़नेस शुरू से, हम दोनों शुरू से ना स्कूल के टाइम से हम लोग करते थे छोटे छोटे बिजनेस, भले से बॉले बेच रहे हैं, टेप बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, हमने हर कुछ करे। तुम नाम लो, हमने कोई ना ऐसे काम करे होंगे। तो हम मतलब शुरू से ना एक दिमाग था बिज़नेस वाला। तो NIT एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी होती है NES, तो हमने कहा भाई बिज़नेस तो कराना है सबको, और हम लोग उस टाइम कर भी रहे थे, हमारे स्टोर्स वगैरह चल रहे थे। अब मैंने कहा यार करो स्टार्ट, रिवाइव करो, मैं जान मार दूंगा। स्टार्ट करी NES को हमने, सनी अली को शायद तुम जानते हो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, हम उनको लेकर आ गए किसी तरह। दिसंबर में इवेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह NES का हमने एक सक्सेसफुल टेन्योर ख़त्म करा, एंड करा जॉइंट सेक्रेटरी। फिर अभी तो खैर इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हुए, मोस्ट लाइकली मैं ड्रॉप कर दूँगा NES, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इतना, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ये मेरी पूरी एक सोसाइटीज़ की जर्नी थी कि मेरे क्या रोल्स हैं और अभी मैं क्या करूँ। अभी फॉर अ टाइमिंग मैं सिर्फ NSA का प्रेसिडेंट हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। किस जज्बे की बुनियाद पर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू की? देखो सीन ये ऐसा है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ, कि मैं अगर आप बोलो कि यार बहुत टॉप नॉच इंजीनियर है हसन अहमद, ऐसी कोई बात नहीं है। हसन अहमद को अभी तो कुछ नहीं आता। मैंने स्टार्ट करा इंजीनियरिंग, मुझे नहीं समझ आने लगी भाई क्या हो रहा है, कहाँ वाई डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कनेक्शन क्या है, ठीक है। मैंने कहा भाई इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा 2020 की बात अगर मैं थोड़ा सा पीछे फिर जाऊँगा तो मेरा उस टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, कोविड की वजह से ना एक ई-कॉमर्स में हल्का बूम आ रहा था, अगर आपको याद हो। तो उसी टाइम ये सारे सनी अली वगैरह आए थे, तो हमें नहीं पता था क्या हो रहा है ज़िंदगी में, हम डायरेक्शनल लेस थे। फिर हमें पता चला कि यार ये भी चीज़ है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा मेरे मामू ने मुझे पहले से बोलते थे 2019 में कि यार जब तुम जर्मनी जाओगे हम वेयर हाउस खोलेंगे जर्मनी में, चीज़ें बेचेंगे। मैंने कहा यार मामू पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के कैसे बाहर बेचेंगे, मुझे नहीं पता था। यार मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं आपको बता दूँगा अब्दुल्ला में, हम दोनों वापस से इस फील्ड में आए। हमने कहा यार चलो ये चीज़ चेक करते हैं। अब हम लोग ने बड़ी मेहनत से लिटरली, मतलब हमारे पास ना लैपटॉप ना फ़ोन ना कुछ, ऐसे फ़ोन तो था बट ऐसा आपको काम करने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए होती है, प्रॉपर आपका सिस्टम होना चाहिए। PC पर बैठ के हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं बैठ के, रातों रात रमज़ान पूरे लगा के ना, हमने 2020 का रमज़ान पूरा लगा के ऑलमोस्ट
हमने सीख लिया सारे कोर्सेज वगैरह ना। अब हम लोगों की बारी है भाई ऑन साइट काम करने की। अब ऑन साइट जब हमने काम करा, थोड़े बहुत क्लाइंट मिले, एक्सपीरियंस आया ये वो, फिर ना मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ना फुल फ्लेज स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने काम ना थोड़ा ड्रॉप कर दिया। अब मैं फील्ड्स आउट। अब ना मुझे 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ, अच्छा अब्दुल्ला ने कंटिन्यू रखा है माशाल्लाह अभी भी कर रहा है। 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार इंजीनियरिंग तो मैं कर ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ। मैं 4 साल बाद इंजीनियर तो बन जाऊँ, बट मैं वो जो मुझे मतलब है ना कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अपनी कोई साइड स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, वरना फ़ायदा नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला से तो मेरी वैसी ही बातचीत होती रहती, मैंने कहा यार अब्दुल्ला मैं क्या करूँ। अब तो अच्छा वो जो अमेज़ॉन की मार्केट थी वो सैचुरेट हो चुकी थी, और हर दूसरा बंदा उठ के आया हुआ है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो। मैं अब्दुल्ला ने कहा यार देखो अब तो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, अच्छे खासे लोग आ चुके हैं, और वही सारे घुसे में, तो तुम्हें पता है कि वहाँ जाना फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा यार अब क्या करूँ। उसने कहा यार डिजिटल मार्केटिंग ना स्टार्ट करो, तुम्हारा मार्केटिंग में माइंड भी अच्छा है, तुम एक्सट्रोवर्ट तो डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरत नहीं, बट तुम्हें मार्केटिंग सेंस है, तुम कुछ ना कुछ कर लोगे नंबर के। अच्छा मुझे नंबर गेम्स ना बहुत फैसिनेट करते हैं। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मेरे ओ लेवल्स की मैथ्स में ए था, एड मैथ्स में बी था, और ए लेवल्स में मेरा ख्याल से मेरा सी था, क्योंकि ए लेवल थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी मेरी मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो मुझे ना नंबर गेम्स बड़े फैसिनेट करते हैं, तो मैंने कहा यार हाँ मार्केटिंग में तो नंबर गेम्स होंगे, चलो ये स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैंने स्टार्ट करी कोर्सेज़ देखे मल्टीपल, और ऑनलाइन कुछ कोर्सेज़ परचेज़ करे मैंने, और किसी के सेमिनार्स अटेंड करे। डिफरेंट चीज़ें करने के बाद ना मैं थोड़ा बहुत मुझे जो समझ आने लगी ना चीज़। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत वास्ट फील्ड है कि उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है, उन सबकी मार्केटिंग आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें होती है। बट मैंने कहा यार वही बात, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने से अच्छा बंदा एक चीज़ सेलेक्ट करे। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यार मैं ना फेसबुक मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा फेसबुक बेसिकली मेटा मार्केटिंग, मेटा एक फेसबुक, उसी के अंदर आते हैं इंस्टा और फेसबुक, तो मैंने वो सीखी और वो मैंने ना स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में हैंड्स ऑन के लिए मेरे पास कोई चीज़ थी नहीं कि मैं किसी पर प्रैक्टिस करूँ, तो मैं एक पहली जो मेरी वो थी एजेंसी, वो थी 5 स्टार पर। आपको पता होगा कराची में 5 स्टार, तो वहाँ मैं जाता था। वहाँ मैं अपने पैसों पर, कोई ये नहीं कि भाई पैसे मिलने, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा हूँ, अपना पेट्रोल ज़ाया करके जा रहा हूँ वहाँ। तो भी वहाँ पैसे ज़ाया हुए मेरे। मैंने वहाँ उस एजेंसी से कुछ भी नहीं सीखा। अगर मैं बोलूँ ना मतलब कुछ भी मैंने सीखा, कुछ भी नहीं सीखा वहाँ। मैं समझो टाइम वेस्ट हुआ। मुझे रियलाइज़ हो गया भाई 3 हफ्ते में कि यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है, इनके पास खुद भी काम नहीं है, और ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं बैठ के। मैं छोड़ कर आ गया उनको। यहाँ पर आया, अब क्लाइंट मेरे पास, क्लाइंट तो ऑब्वियस बात नहीं आता। ये गलती सबसे बड़ी ये ना जो मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं फ्रीलांसर्स या कोई भी, कि वो अपनी ना जो है सेल्स साइड वो स्ट्रॉन्ग नहीं करते। वो प्योरली फोकस करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ स्किल सेट डेवलप कर लेना। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि आप स्किल सेट डेवलप नहीं करो, बट साथ साथ आपकी जो सेल्स साइड है कि आप जब स्किल सीख लोगे तो उसको बेचोगे कैसे। यहाँ इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊँ हुज़ैफ़ा, बट उनको अपने आप को सेल करना नहीं आता। सही यार, सेल करने के लिए आपको मार्केट करना पड़ेगा अपने आप को, आपको जाना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा ना। आप ऐसे ही बैठे बैठे तो कोई नहीं कहेगा यार हुज़ैफ़ा ये लो प्लेट में खाना खा लो। खाना खाने के लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह क्लाइंट आने के लिए आपको क्लाइंट को अप्रोच भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप अपनी आईडीज़ वगैरह बनाओ, जो करो व्हाट्सएप। मैं नहीं बता रहा किसी को कि बैठ के ये कर लो वो कर लो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो बेहतर लगे वो करो। बट एटलीस्ट अपने सेल्स चैनल पर ना ज़्यादा काम क्या करो। मतलब मैंने ये सीखा कि अगर कोई एक बंदा नई फ्रीलांसिंग उस फील्ड में आ रहा है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा भाई आप स्किल सेट पर 2 घंटे दिन के, बट सेल्स को 3 घंटे दो। पता है क्योंकि जब तक आप मतलब ये यहाँ पर ना हर कोई ये शॉर्ट टर्म मनी के लिए कि यार आ जाऊँ मैं, और वो हमारे फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं, सॉरी टू से बोलने नहीं चाहिए, कि यार वो आप $1000 बना लोगे, आप $2000 बना लोगे, आप $3000 बना लोगे। यार देखो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, नहीं बना सकता बंदा $3000 मतलब विद इन 2 मंथ्स। इतनी बड़ी बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। इवन 1 साल बाद शायद बना ले, बट $3000 पर मंथ बनाना बहुत बड़ी बात होती है। $3000 अगर आप आज यहाँ पाकिस्तान में रेट कन्वर्ट करो, 280 का डॉलर चला, ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 7,20,000 7,30,000 रुपये बनते हैं। 7,30,000 रुपये कमाना हो जाएगा, तुम्हें पता मुझे पता आसान नहीं है। तो गोरे को भी देना आसान नहीं है $3000 का। आपने कहा कि गोरे के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्लाइंट के लिए मैटर करते हैं $3000, उसके लिए वर्थ इट नहीं। लोग यहाँ अपने कोर्सेज सेल करने के लिए, अपनी बातें करने के लिए, एक अच्छी ऑडियंस में अभी यहाँ बैठ के बोलना शुरू, भाई अभी आओ मैं तुम्हें 1 महीने में कर दूँ ऐसा ट्रेन, और तुम $500 बना लो, तुम $10,000 बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड है। आप वो एक ख्याली पुलाव पका रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और इससे सबसे ज़्यादा बच्चा डिमोटिवेट होता है। क्योंकि जब मैं एक चीज़ सीख कर आया और मुझे पैसा वो नहीं मिलेगा, मैं कहूँगा यार कि पर्पज़ क्या मेरा करने का, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना कुछ सीखा, उसके बाद मुझे ये मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं भी आई वॉज वन ऑफ देम कि जो मैं डाइवर्ट हुआ था। मैंने कहा यार पैसे है नहीं, अब्दुल्ला बोला यार हम क्या कर रहे हैं, फजूल चीज़ है, शुक्र है पता चल गया स्कैम है ये वो। बाद में अब रियलाइज़ होता है क्या बेवकूफ़ी करी है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े कि उसके बाद जाकर हमारे पास सारे सीन ये चलते रहे। तो इस तरह मेरी डिजिटल मार्केटिंग की यार वो है। और लॉन्ग टर्म में मेरा जो प्लान है वो यही है कि इसको ही परस्यू करूँगा मैं। तालीम और घरेलू ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं, और कोई ऐसी नसीहत जो नए तलबा ही काम आ सके? यार देखो पता है सीन, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मुश्किल है, ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि नहीं यार बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, ये कर सकता है, पीस ऑफ केक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सुबह स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी आपकी 8:30 पे पहली क्लास होती है, सही है, मतलब आपको वहाँ पर जाना है 10 o'clock, ठीक है। आप वहाँ से जाओ, अटेंडेंस आपको पता है NID में स्ट्रिक्टनेस है अच्छी खासी, लेनेंसी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जाओ छुट्टियाँ करो और आपको NID वो करेगी, मार्क करेगी अटेंडेंस। तो 8:30 बजे आपने उठना है। मोस्टली यूजुअली मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ होते होते 4:30 हो जाता है, वरना नहीं भी होते तो अगर मेरा पहले भी ऑफ हो जाता है 12-1 जब भी होता है, तो मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसा आपने बताया मुझे वो भी मैनेज करनी होती है साथ साथ ना, वरना तो कैसे चलेंगी चीज़ें। तो वो करते करते ना मुझे तकरीबन 4:30-5 बजे बज जाते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। अच्छा अब मैंने अपनी ज़िंदगी का 8 घंटे NID को दे दिया, अगर आप कैलकुलेट करो 8:30 से 4:30 8 घंटे मेरे लग गए। वहाँ से मैं आता हूँ, अब मैं वहाँ से जब आ रहा हूँ मैं हूँ थका हुआ भाई, ठीक है, मुझे चाहिए रेस्ट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आधा 1 घंटा रेस्ट करूँ, उसके बाद ना मैं ट्यूशन्स के लिए चला जाता हूँ। अच्छा अब ट्यूशन्स पढ़ाता क्यों, मैं ट्यूशन्स इसलिए पढ़ाता हूँ यार बेसिकली कि मेरे ये जो स्लॉट्स हैं ना फ्री जा रहे, खाली जा रहे थे। अब सच बताऊँ तो मैं पढ़ता तो हूँ नहीं घर पर, कि मैं कहूँगी नहीं यार मैंने पढ़ना है इसलिए मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं कर रहा। मैंने कहा इस स्लॉट में मैं क्या करूँ, क्योंकि यूजुअली जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको वहाँ अभी अगर आप देखो शाम के 5 पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ रात के 5 हो रहे होंगे, सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो वो कोई भी क्लाइंट उठ के जवाब नहीं दे रहा। वहाँ बहुत हुआ कोई अच्छा बंदा हुआ तो 8 बजे आपको 8 बजे उनके वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, तो वो 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं। मैं भी ट्यूशन 9 साढ़े 9 तक पढ़ाता हूँ। तो अब सीन क्या हुआ कि भाई मैंने कहा ये स्लॉट खाली तो इसमें बैठने से अच्छा बंदा पैसे ही कमा ले, तो मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। अब ट्यूशन पढ़ाते 9 साढ़े 9 हो जाते मुझे घर आते आते। 9:30 बजे आने के बाद मैं 10 बजे ऑफिस चला आता हूँ। ऑफिस यहाँ हमारा अपना है कामरान चौरंगी पर, आपको पता होगा साइमा के पास, ठीक है। अच्छा अब वो 10 to 3 ऑलमोस्ट मैं ऑफिस को टाइम देता हूँ, ठीक है। 2:30 कर लो क्योंकि 3 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ घर आके सो जाऊँ। तो मेरा जो शेड्यूल है ना वो बहुत पैक्ड है। मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं आसान आ जाओ वर्किंग डेज में, मैं मना कर देता हूँ क्लियरली, नाराज़ भी होते हैं, बुरा लगता है उनको, बट मैं मना कर देता हूँ भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि काम करना है। यार देखो अभी अगर मैं साइड हसल नहीं करूँगा ना, मतलब तुमने भी बहुत जगहों से सुना होगा यार, जो बंदा अपने 20s में मेहनत कर लेना उसको फिर ज़िंदगी आसान होती है। तो मैं यही सोच के चलता हूँ, और हर किसी की अप्रोच अलग होती है इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे लोग इस टाइम को कहते हैं यार ये टाइम फिर नहीं आएगा, एंजॉय करो, ये टाइम पैसे फिर भी बंदा बना सकता है। पैसे नहीं बना सकता बंदा बाद में, क्योंकि बाद में हमें पोटेंशियल नहीं रहना। यार एवरेज लाइफ स्पैन अगर पाकिस्तान की देखा जाए 60 है, ठीक है। 30 साल तक आपने तफरीह में गुजार दी, 30 साल रहेगा आपके, अब आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो। 30 साल तक आप पीक पर आप एक्सीलरेट कर रहे थे ज़िंदगी, अब आप डाउनफॉल की तरफ आपका कर्व स्टार्ट होगा। देखो ये तो एक बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, अल्लाह की मर्ज़ी। अब मैं अभी इतनी बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हो सकता है अल्लाह ना करे। तो प्लान्स हम बहुत करते हैं, अल्लाह ताला से बस आपको दुआ मांगनी चाहिए साथ साथ कि यार अल्लाह ताला आपका वो हाथ पकड़ के रखें और आपको जो भी आपके गोल्स हैं वो सक्सीड करें उसमें। मेरा ऐसा मानना है कि भाई आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ आपकी ना होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज़ जब आप सेट करोगे ना अपनी ज़िंदगी की, तो आपका जो शेड्यूलिंग है ये सारी चीज़ें ये सब खुद ब खुद सेट होता है। थोड़ा सा बस ये है कि भाई स्लीप टाइम कम है मेरा जो सोशल सर्कल है उसमें मेरी गैदरिंग कम हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऑल तो मैं बहुत सोशल बंदा, तो मेरे यही होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ यूनिवर्सिटी में सबसे मिलने वहाँ कि चलो नमाज़ पढ़ने चले गए तो वहाँ जो मेरे थोड़े से इस तरह के दोस्त हैं वो मुझे वहाँ मिल जाते हैं, वरना चलते फिरते वो मिल जाते हैं। सोसाइटी के जो दोस्त हैं वो सोसाइटी के कामों में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ना मेरा ये होता है कि पूरी NID मैंने 8:30 से 4:30 में मेरे सारे दोस्तों से मेरी डेली बेसिस पर उनसे मुलाकात हो जाती है। तो फिर मैं इसको नहीं समझता कि अब मैं रात में भी उनसे जाके मिलूँ, जब मैं दिन में मिल लिया तो मैं रात में भी क्यों मिलूँगा। तो ये होता है सीन मेरा बेसिकली कि जो मेरा पूरा स्केड्यूल है वो इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ये मेंटेन हुआ है, आगे भी ऐसे मेंटेन रहेगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए फ़ायदा है। बस पढ़ाई का, अब तुम बोलोगे पढ़ाई का क्या करता हूँ, तो यार पढ़ाई के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं आखिरी लास्ट वीक जो NID का होता है उसमें आपको पता है छुट्टियाँ होती हैं आपकी, वो चल रहे होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स, तो मैं उसमें ही पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। और उसका क्रेडिट मैं दूंगा सादबिन से, एक तो मेरा दोस्त है वो और शाहिल, ये दोनों मुझे पढ़ाते हैं टू बी ऑनेस्ट। और इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मुझे लगता है कि भाई मुझे समझ ही उन दोनों का आता है। हालांकि मेरे पास टॉपर दोस्त भी है, मेरा जो FIP वो मेरे टॉपर्स के साथ है, मैं वहाँ पर अकेले ऐसा हूँ, सही है। तो स्टिल वो भी मुझे नहीं, उनकी भी समझ नहीं आती। मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या पढ़ा रही है, हालांकि वो टॉप 4 में आती है हमारे बैच में, मुझे उसका समझ नहीं आता। अपनी अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा सादबिन से इसको, शाहिल को, कि जो दोनों बेचारे पूरी अपनी
पता नहीं किस तरह मुझे पढ़ा देते हैं, क्योंकि मसला ही होता है ना यार, एक बच्चा वो ना कि जिसको चीज़ें पता हो तो बंदा पढ़ाने में आसानी होगी। अब जैसे तुम्हें टेबल आते तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूँ ईजिली, बट अगर एक तो तुम्हें आते नहीं टेबल, मैं तुम्हें बैठ के पहले टेबल सिखाऊँ, फिर मतलब मैं इस तरह का बच्चा हूँ। वो बेचारे कराते हैं, शुरू से पूरा कराते हैं, फिर उसके बाद जाके मैं पढ़ता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ना वो है कि मैं पढ़ाई को मेरे लिए मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने वही कहा, ज़िंदगी में हर चीज़ लेके आप नहीं चल सकते, जैक ऑफ ऑल ट्रेड कोई भी नहीं सकता। मेरी पढ़ाई बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट मुझे पता है मुझे इन फ्यूचर को कंटिन्यू शायद परस्यू भी ना करूँ, मेरे सिर्फ इंजीनियर बनना हो, और मेरा कोई वो ऐसे इंटेंशन नहीं कि मैं भाई कोई इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कोई वो बहुत बड़ा काम कर दूँगा। कोई नहीं, मुझे ज़रा सा इंटरेस्ट नहीं है अपनी फील्ड में। और मेरा साइड आपको मैं पता है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मोस्ट लाइकली अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे जाके MBA करूँगा। अब ये लोग कहेंगे कि यार या क्या लॉजिकल बात है, इंजीनियर बन के MBA करो, तो मैं सॉरी टू से उनको ही बोलूँगा आप लॉजिकल हो, या तो आपको एक्सपोजर नहीं है, आपको पता नहीं है क्या चीज़ है, या फिर अब मैं बोल कुछ भी नहीं सकता आगे क्या किस तरह के लोग हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू माई सेल्फ कि मैं क्या करना चाहता हूँ आगे, क्या करना नहीं चाहता। अब लोग मुझे बेवकूफ़ बोलें, गालियाँ दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मुझे कोई मेरे पीछे क्या बोले। क्योंकि इसी तरह जब मैं इलेक्ट्रिकल ले रहा था बैक इन 2020, तो मुझे उस टाइम भी लोगों ने बोले इलेक्ट्रिकल क्यों ले रहे हो, ये क्या फ़ायदा, कंप्यूटर लो। भाई मुझे जब एक चीज़ समझ ही नहीं आती, अभी आप मुझसे कोड लिखवा लो, मेरा CP का कोड पे मेरे अभी तक CP DSA, हाँ ये दो हैं। यकीन मानो DSA पता नहीं कैसे क्लियर हो गया मेरा, DSA आसान देता मुश्किल है, CP मेरा फेल बैकलॉग, मैंने वो दोबारा ऑप्ट करा और फिर दिए। तो मतलब यार ये जो चीज़ है ना, ये प्रोग्रामिंग मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कंप्यूटर किसी के कहने पढ़ लूँ कि भाई कोई अंकल कह रहे हैं मुझे कि यार बेटा सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है तो आप सॉफ्टवेयर पढ़ लो, इलेक्ट्रिकल क्यों पढ़ लो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो। तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है ना आपको हमेशा वहीं जाना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ, मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने इलेक्ट्रिकल उठाई, ऑल दो मेरा नहीं है क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था, गाइड करने वाला हो सकता मुझे को सही नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और सोसाइटीज़ ये है कि यार मैं टू बी ऑनेस्ट एक लाइन बोलता हूँ कि यार लोग NIT शायद पढ़ने आते हैं और मैं सोसाइटीज़ मैनेज करने आता हूँ मैं NIT में आके भी नहीं पढ़ता। इवन क्लासेस होती है तो मैं कोशिश होती है बैठ जाऊँ 10 मिनट, बैठ जाऊँ 10 मिनट, बाहर चला जाऊँ, देख के आ जाऊँ क्या चल रहा है, फिर वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, स्पेशली इन NIT, क्योंकि यार एक इन्वायरमेंट है ना यार, गर्मी लग रही है आपको, रूम में अजीब से रूम्स हैं। बुराई नहीं कर रहा है अपने इंस्टीट्यूट की, माशाल्लाह से बहुत कुछ NIT नहीं देती है। ये बात जो लोग बोलते हैं NIT बेकार है, मेरे हिसाब से NIT बेकार नहीं है भाई। NIT एक ब्रांड है, ठीक है। आप उसके वही बात है कि यार आप क्या बोलूँ उसको, चांद पर थूकोगे तो थूक आपके मुंह पर आनी, सिंपल सी बात है। NIT एक ब्रांड है भाई, वो ब्रांड रहेगा, कुछ भी आप कह लो। आपके एलुमनाइज माशाल्लाह इतने सपोर्टिव हैं, आप आज जाओ मार्केट में आपको नज़र आ जाएगा हर जगह NITians भरे हुए। क्यों भरे हुए, इसीलिए भरे हुए भाई उनकी वर्थ है। आप नहीं हो इस काबिल कि आपको लग रहा है ये बेकार चीज़ है। जो यहाँ से पढ़ कर गए वो इतनी बड़ी पोस्टों पर कैसे बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दो आप। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। तो ये बातें करना कि NIT बेकार है, भाई आप बेकार हो जब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। अब लोग मसला ये ना पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, रियलिटी से बहुत स्केप करते हैं, फैक्ट्स पर बात नहीं करते। तुम मुझे बोलो यार आसान भाई आपकी गलती में, वो भाई क्या हो गया, आराम से बात कर, क्यों बोल रहा मुझे ऐसे। तो यहाँ पर ना कोई बंदा अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब भी ये सारे हमारे वो हैं कि हम हर किसी को बैठ के गालियाँ दे सकते हैं कि यार कि ये हो गया, वो हो गया, इसकी गलती, उसकी गलती। यार अपनी गलती जिस दिन एक्सेप्ट कर ली ना आपने, उस दिन से मेरे ख्याल से आप इम्प्रूव करना शुरू कर दो और आगे भी फिर आप प्रॉस्पर करोगे उसमें। आपके मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं? हाँ यार देखो, मेरा प्लान तो टू बी ऑनेस्ट यही है कि अल्लाह करे मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ, कि मुझे आगे जाके करना है भाई MBA, ठीक है। अब वही वाली बात मैं बता चुका हूँ कि लोग बेवकूफ़ हैं, इट्स टोटली अप टू देम, बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़ॉरेन इनिशियल प्लान है, जैसे मेरा फाइनल ईयर चल रहा है अभी, तो मेरा यही है कि यार मैं अप्लाई करूँगा बाहर के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ये है कि यार पैसे चाहिए होते हैं, तो उसका इंशाल्लाह वो तो इतना इशू नहीं, बट वो यही है कि यार आप जब अपने मेजर से किसी और मेजर में जा रहे हो ना, जैसे मेरा मेजर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सही है। अब मैं इंजीनियरिंग से डायरेक्ट स्विच कर रहा हूँ MBA साइड या इस साइड फाइनेंस साइड जा रहा हूँ, तो है ना एक ख़राब इंप्रेशन पड़ता है यूजुअली। वो कहते हैं यार क्या कर रहा है भाई तू। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि पहले मेरा प्लान है कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स करूँ, और उसके बाद जाके फिर मैं वहीं से ना दूसरी किसी भी उसी सिटी में या कहीं से उसी कंट्री में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से MBA कर लूँ, ये मेरा प्लान है। और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह परस्यू करूँगा यार, जो मैंने सोचा है अल्लाह करे उसमें अगर मैं कामयाब हो तो मेरा प्लान ये कि यार मैंने बताया मास्टर्स करूँगा फिर MBA करूँ। अच्छा, मेरे साथ जो पैरेलल में मार्केटिंग चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। बहुत सारी कंपनीज आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपके पास डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग में। तो मेरा प्राइमरी फोकस ये होगा कि मैं MBA करूँ और उसका जो फाइनल मॉड्यूल लूँ वो मार्केटिंग लूँ। तो उससे ये होगा कि मेरा एक डिग्री भी आ जाएगी मेरे पास, और मेरा ये होगा कि पैरेलल में मैं एजेंसी भी चलाऊँ और किसी अच्छी कॉर्पोरेट फील्ड में अच्छी जगह जॉब भी करूँ। तो ये मेरे सारे प्लान्स हैं। आप देखो अल्लाह के भाई।
एनएसए का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनको आप कैसे पूरा करते हैं? अच्छा यार, ऐसा लीडर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी टीम जो मेरे पास होती, समवेयर अराउंड लास्ट ईयर 270 की थी, 250 लगा लो लेट्स सपोज, तो 250 की टीम है ना, वो अपने लीडर को देख रही होती है, ठीक है। अगर आपका लीडर, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, हर कोई अगर किसी को कुछ कहना होगा ना, वो उसके लीडर को पकड़ेगा। मेंबर कुछ भी करके आए थे ना, मैं ये खुद जानता हूँ कि यार जब मैं मेंबर था ना, मज़े कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में भाई, ये वो फलाना ढिमाका, मेरे ऊपर कोई वो नहीं टेंशन कि यार मुझे ये इवेंट मैनेज करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बट जब आप बनते हो जैसे सीनियर हो, तो लोगों को बड़ा फैसिनेट करता होगा कि यार ये प्रेसिडेंट है, यार ये वो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ना उतनी ही आपके ऊपर आती हैं। क्योंकि फिर आपको जो आप उस टाइम बैठ के तफरियाँ कर रहे थे ना ऐसा मेंबर, फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकते ऐसा प्रेसिडेंट। आपको बहुत सारी जगहों पर अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत तफरी बंदा हूँ, बहुत जॉली बंदा हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं आके अपनी डायनेमिक्स चेंज करनी पड़ी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि यार मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, 100 लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है, कि भाई यार ये प्रेसिडेंट किस तरह की हरकतें कर रहा है। और ये लोग समझते हैं कि बुरी बात है। यार एक कॉमन सेंस की बात है, आप यूनिलीवर के CEO बैठ के कोई उल्टे सीधे मजाक करना शुरू होते तो क्या लोग क्या बोलेंगे? आप उठाओ एलॉन मस्क को, अगर आप प्रोफेशनलिज्म में देखो, एलॉन मस्क किस तरह की बातें करता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता इतना ज़्यादा, ठीक है। मतलब वो आप बड़ा खुश होते हो कि एलॉन मस्क ने ये कर दिया, शिट कॉइन, ये फलाना ढिमाका एंड ऑल दैट स्टफ। बट ऐसा लीडर मुझे लगता है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये होती हैं कि आपको हर बंदा देख रहा है, तो आपको अपने लिए ना बहुत सारी चीज़ों से बच कर, और बहुत सारे मतलब जो डिसीजन होते हैं ना, आपको बड़े मतलब बोलते हैं ना कि यार बहुत सोच के लेने पड़ते हैं कि यार मेरे इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। तो इम्पल्स डिसीजन नहीं ले सकता मैं अब, कि मतलब मैंने कहा चलो उठो यहाँ से दफो, इस तरह नहीं कर सकता। मुझे पता है उसके बाद हो सकता है उसका कोई क्या रिएक्शन हो, किस तरह की बात हो। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने देखा। और मैंने एक बात देखा कि यार जो तुमने पूछा कि मेंबर्स को मैंने देख कर क्या करना है, यार मेंबर्स का ना मैंने हमेशा ही देखा है, ऑन फील्ड जब लीडर होता है ना यार, सब खड़े होंगे। अब 250 में से मैं बोलूँ यार ये काम कर दो, उसमें से करने वाले बच्चा होगा 2-3 जो बहुत डेडिकेटेड होगा। मैं खड़े होकर कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारे इस चीज़ में आ जाएंगे, यार यार देखो आसान भाई कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है, जो कि लीडर है, वो कर रहे हैं हमारे साथ खड़े होकर, तो वो इस चीज़ को देख के आएंगे कि यार यार ये तो बड़े अच्छे भाई हैं, और आओ लेट्स हेल्प हिम, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें कहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें ना एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, कि जो अपनी पूरी टीम, अपने जो भी लोग हैं सराउंडिंग में, उनको जेलअप करके रखें। अपने से बैठ के मैं सुपीरियर समझ के बैठ जाऊँ, हाँ भाई क्या हो गया, काम करो अपना, जाओ उससे बात कर लो, मुझसे बात नहीं करो। सेठियाना जो माइंड सेट है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वैसे भी नहीं है, बट इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव्स को भी समझाया कि देखो यार तुम लोग बनते हो एक्स फॉर्म, बट अब इसको इस बात को ये नहीं समझ जाना कि तुम लोग कोई बहुत सुपीरियर हो, ठीक है। कोशिश करना जितना डाउन टू अर्थ हो उतना अच्छा भाई। एक तो अल्लाह को भी पसंद है, और दूसरा ये कि हर मेंबर से तुम जब अप्रोचेबल होगे ना, जितना मेंबर की आप सुनोगे, देखो असल जो जैसे पार्टीज में होता है, पार्टी वर्कर सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है आपका, ठीक है। आपके MNA MPs कुछ भी नहीं उनके बगैर, पार्टी वर्कर ही बेचारा बैठ के आपके कैंपेन्स कर रहा होता है कि भाग रहे इधर, भाग रहे उधर, भाग रहे इधर, पोस्टर लगा रहे इधर, ये कर रहे हैं फलाना, सोशल मीडिया मैनेज कर रहे, ये कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो तो मुझे बताओ? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे होता है, MNA बैठ के थोड़ी जाके पोस्टर लगा रहे, कुछ कर रहे हैं। पार्टी वर्कर नहीं होगा आप क्या कर लोगे? इसी तरह मैं बोलता हूँ आपका मेंबर नहीं होगा आप क्या कर लोगे? तो मेंबर से मैं कहता हूँ कि भाई बड़े आपको किसी से मसला है, हो सकता है आपको, मैं नहीं बोल रहा कि हर बंदा ही अच्छा होगा, हर मेंबर ही अच्छा होगा, मेंबर से आपको मसले हो सकते हैं, बट बात करने की भी तमीज़ होती है, ठीक है। मुझे किसी को समझाना होगा ना, उसको मैं किसी और स्टाइल से समझाऊंगा, या फिर मुझे किसी की इस्लाह करनी है, मुझे किसी को सही करना है, उसकी गलती आइडेंटिफाई करानी है, तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगा, राधा रमन भाई कि ये क्या कर रहा दफ़ो यहाँ से, ये भी एटीट्यूड हो सकता है, और मैं उसको बड़े प्यार से भी निकाल सकता हूँ, एग्जिट दे सकता हूँ। तो ये सारी बातें। और जो मैनेजमेंट में मेरा रोल है, उसका जो मेरे रोल्स जो तुमने मुझसे पूछे थे, यार रोल्स तो मेरे सीधे से ही हैं कि मतलब मुझे बेसिकली जो NAD हमारा जो NS है वो है नोटिफाइंग स्टोरीज अराउंड। उसका काम ये होता है कि तुमने देखा होगा हम लोग सिर्फ जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और दूसरा हमारा काम मीडिया काम होता है। जो मीडिया पार्ट जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो बेसिकली हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं मीडिया के लिए कि भाई हमें मीडिया पार्टनर बनाती हैं, फिर हम अपने फोटोग्राफर्स भेजते हैं, वो उनके इवेंट्स वगैरह कवर करके आते हैं, और फिर हम उनको एल्बम प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली हर सोसाइटी आउटसोर्स करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे पास हाईएस्ट मीडिया पार्टनरशिप्स थी। तो एक तो ये काम है हमारा। दूसरा न्यूज़ वाला काम मैंने आपको बताया, तो वो क्या काम होता है, वो मैनेजमेंट से हमें पता चलता है कि यार हमें ये न्यूज़ का काम करना है, फिर वो हम लोग उसको टेम्पलेट में अपने बना के पूरे NAD में वो चीज़ स्प्रेड करते हैं कि भाई हर बच्चे तक ये बात पहुँच जाए। जैसे लेट सपोज के यार यूनिवर्सिटी आज बंद है, पब्लिक हॉलीडे, अब बच्चा NAD की वेबसाइट पर बहुत कम जाएगा। तुम देखो कोई भी बैठ के गूगल नहीं करेगा, NAD की वेबसाइट खोल के चेक कर रहे बैठ के,
फेसबुक व्हाट्सएप हर किसी के हाथ में होते हैं, इंस्टा हर किसी के हाथ में होता है। तो हमने जाके वो बच्चे के हाथ में ला के रख दिया, भाई कल आपकी छुट्टी है, आपने कोई यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं, या कल आपका ये है, या कल 7th का ओरिएंटेशन है। अब किसी को नहीं पता, बैठ के वेबसाइट खोलेगा। कितने बच्चे वेबसाइट खोलना पसंद करते हैं आज के दौर, कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो इसी तरह यही सीन है कि भाई आप सीधा व्हाट्सएप पर आपका मैसेज आ जाएगा, भाई कल ये परसों ये फलाना दिमाग का कुछ भी XYZ जो भी न्यूज़ है, पॉइंट की फ़ीस बढ़नी है या NED के सेमेस्टर की फ़ीस बढ़नी है। जैसे अभी NED की सेमेस्टर की फ़ीस अगर आपने देखो 37,000 हो गई, मेरी 37,000 हुई, लास्ट से मेरे ख्याल से 35 थी 5 कोर्सेज़ की, अब 37 हो गई, 6-7 कोर्सेज और 5 कोर्सेज अभी भी। तो यार ये सारी बातें कि ये हमारा एक काम न्यूज़ है, तो वो ये होता है कि मतलब बेसिकली मुझे CSA साहब जो है हमारे सर अली हसन फैकल्टी एडवाइज़र, उनसे इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलती है कि यार अभी ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो वो करना होता है मुझे कि ये न्यूज़ चलानी नहीं चलानी, ये बच्चों को बतानी नहीं, ये कन्वे करनी है, NED में नहीं करनी। तो ये सारा काम होता है। फिर उनके बाद उसका सर अली के CSA के इतने इवेंट्स होते हैं, तो वो भी हमें देखना होता है। और वो फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो फोटोग्राफी आती नहीं है, तो फिर मैं कोई मेंबर असाइन करता हूँ या किसी बंदे को बोलता हूँ कि भाई इवेंट कवर करो। तो यार ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट से बहुत अच्छे टर्म्स हैं और मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है। NED की ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलूँ यार बिल्कुल ही वो है, थोड़ा सा यार एक आ जाता गवर्नमेंट है, हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरह NED माशाल्लाह काम कर रही है और जिस तरह NED की चीज़ें ऊपर अब अपने काम करना शुरू हो गई, तो आने वाले वक्तों में जहाँ तक यार मुझे नज़र आ रहा है, जो एक पहले के NED में जिसको समझा जाता था यार बिल्कुल बोरिंग NED है, वो बोरिंग NED से स्विच करेगी, थोड़ा सा इवॉल्व हो जाएगी। अभी तुम्हें पता है माशाल्लाह से वो हमारा एक पार्क भी बन रहा है, ठीक है, और फिर हमारे डिफरेंट चीज़ें जो है ना यार, बहुत IT पार्क वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें NED में इटसेल्फ अभी भी खुल गए माशाल्लाह। आप जाके फील्ड देखो, फुटबॉल फील्ड देखो, क्रिकेट ग्राउंड देखो। तो मतलब यह है कि यार मैनेजमेंट भी काम कर रही है, साथ में जो मेरे रोल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए क्या रोल्स थे। तो और मेंबर्स वाली जो तुमने बात करी तो उनको किस तरह लीड करना है, तो वो मैंने बता दिया कि यार वो मेरा हमेशा से कि भाई फ्रेंडली मेरा था। लास्ट ईयर जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैं लिटरली झूठ नहीं बोला, तुम किसी से पूछना, मैंने आधे घंटे बैठ के लोगों की कहानियाँ सुनी। और मुझे एक तो शौक़ भी और दूसरा ये है कि यार मैंने समझता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा मेंबर या मेरा वर्किंग बॉडी है कोई, या मेरा कोई कुलीग किसी परेशानी में ना हो, ये पता होना ज़रूरी है मुझे ऐसा फील होता है। तो इससे ना एक वो जो डेडिकेशन है, जो लॉयल्टीज़ हैं, वो आप ख़रीद रहे हो तो बेसिकली लोगों की। मैं प्रेफर करता हूँ भाई बंदा हो आपके साथ लॉयल और डेडिकेटेड, रादर देन कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो या कोई इस तरह का बंदा हो। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, जब काम करना है वो आर्टिस्ट आप बिजी, तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे पास अगर लॉयल डेडिकेटेड बंदा है जिसका काम कम हो तो मैं उस पर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो इस तरह मैंने सोचा हुआ है कि यार इस तरह मैंने लीड करना है कि मतलब कोशिश ये करनी है कि यार सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलूँ, और कोई टेंट्रम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है होता है, ऐसे कोई है नहीं मेरे अंदर। तो बाकी यही सब सोचा भी, तो ऐसा कुछ वो नहीं इतना प्लान। थैंक यू सो मच ज़ैफ़ा कि तुमने बुलाया मुझे और तुमने मुझे समझा कि यार मतलब बुलाना चाहिए। अच्छा यार देखो, क्लोजिंग थॉट्स मैं इस पर यही देना चाहूँगा कि यार कि अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही ना उस पर आप फोकस करो, रात दिन आप बस बैठ के बुराइयाँ करो। अपने बंदा सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मुझे फील होता है सेल्फ इवैल्यूएटर सबसे अच्छा होता है कि मतलब मुझे पता है यार मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ या अगर मैं कुछ वाइन पी रहा हूँ या मैं कोई भी अल्कोहलिक चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता होगा कि भाई ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है सिगरेट पीना गलत है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं पीता, मैं एक बात कर रहा हूँ कि गलत है, तो होगा क्या उसका, कि मुझे अगर मैं कोई मुझे बोले एहसान में गलत कर रहा हूँ तो फ़ायदा नहीं, मुझे खुद भी पता है इस चीज़ में गलत कर रहा हूँ। तो बंदे को पता होता है, मतलब मेरा जो बेसिक पॉइंट है, बंदे को पता होता है कि वो चीज़ क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। तो उस चीज़ को ना बंदा खुद ही इवैल्यूएट करे और बैठ के देखे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम अपना फ़ोन पर यूज़ कर रहा हूँ। लिटरली मैं देखता हूँ बच्चों को, यार मैं खुद भी, मेरे 18, 19, 20 लोग थे जिनको मैं रील्स सेंड करता था, वो मुझे भेजते थे। अब देखो, एक तुम मुझे भेज रहे हो ना, तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं भी तुम्हें भेजूँगा, क्योंकि हम लोग तो दोस्त हैं। इसमें लिटरली हुज़ैफ़ा मेरे 3 घंटे लग रहे थे। आज मैं देखता हूँ हर बच्चा आपका सोशल मीडिया पे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। आप फ़ोन उठाओ, कोई भी एप्लीकेशन नॉर्मली डाउनलोड करो और एक हफ्ते का ना उसको बोलना आपको रिकॉर्ड दिखाएं कि आपने हर दिन कितने क्या यूज़ करें। सबसे ज़्यादा बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अब इतना आप टाइम अपना मोबाइल में लगा रहे हो, रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है मुझे बताओ। कोई अगर आप उससे पैसे बना रहे हो तो वेल एंड गुड, बच्चे लोग क्रिप्टो से पैसे बना रहे हैं मोबाइल यूज़ करते हुए, मैं कहता हूँ बनाओ। बट अगर आप उससे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है तो फ़ायदा क्या, ना आप पढ़ रहे हो, ना आप कमा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, घर पे बैठ के सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है मुझे बताओ, कुछ भी नहीं मिल रहा। और रील्स बना रहे हो, रील्स देख रहे हो, क्या मतलब यार मैं तो समझता हूँ व्हाट इज़ दिस शिट यार, क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। रील्स बना रहे हो, कंटेंट क्रिएटर बन गए, चलो कुछ करो तो। अब माशाल्लाह तुम रील्स बना रहे हो, एक प्रोडक्टिव रील्स है,
उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। बट आप तो मुझे बताओ, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको बेचारों क्या है, यहाँ पर आओ कोई बंदा ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे, वो फेमस हो जाता है भाई। जो बेचारा मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम लगा रहा है, एक अच्छा काम करके चीज़ ला के डिलीवर करा रहा है, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। तुम उठा के देख लेना इस पॉडकास्ट पर तुम्हारे कितने व्यूज़ होंगे, क्योंकि लोगों को सुनना ही नहीं है भाई। लोग कहते हैं भाई ये चल बे बेवकूफ़ है, फजूल बातें कर रहे हैं। तो मैं फिर भाई बेवकूफ़ तो आप हो ना यार, आपको जब कदर ही नहीं है। इवन मैं, चलो तुम्हें लोग कहेंगे यार ये तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बड़ा ब्लॉगर नहीं है, यूट्यूबर नहीं। तुम गंजी शेख को उठा लो, तुम किसी मुजम्मिल हसन को उठा लो, तुम किसी को भी उठा लो यार। कौन पॉडकास्ट होती है 1-2 घंटे की, कोई बंदा सुनना पसंद नहीं करता पॉडकास्ट। क्यों नहीं सुनना पसंद करते? क्या आप रियलिटी स्किप कर रहे हो यार? आपको पता है उसमें आपको रियलिटी चेक मिलेंगे, आपसे वो बात बंदा कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर वो लोग उसको सीधी सी बात मैं कहूँगा कि भाई सिर्फ बैठ के सिस्टम को गालियाँ देना कि यार वो ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट ख़राब है, नवाज शरीफ ख़राब है, इमरान खान ख़राब है, भाई इससे ना आपको पैसे मिल रहे ना मुझे पैसे मिल रहे। जिसने डिसाइड करना है मुल्क के डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट ने, वो करेगी आगे भी, अभी भी करती है, आगे भी करेगी। आप बैठ के मैं उनके साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या चलो आओ पेट्रोल के अगेंस्ट हम लोग धरना करें, प्रोटेस्ट करें। भाई तुम मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ। मैं मौसम यहाँ हमारे घर अभी सबसे करीबी लोकेशन है, यहाँ से मैं नीबा तक जा रहा हूँ भाई एहतजाज करते हुए कि भाई मेरा पेट्रोल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूँ। अबे भाई मैंने इससे ज़्यादा तो उसको पेट्रोल के पैसे दे दिए। तुम खुद सोचो, प्रोटेस्ट में आते तकरीबन 1000 लोग, ठीक है, 1000 बाइक आएंगी। यहाँ से वहाँ तक अगर आप डिस्टेंस लो तकरीबन 6 किलोमीटर होगा। कितना पेट्रोल जल गया? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर में आपके तकरीबन 40-50 लीटर आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब आप बताओ 40-50 लीटर आप लगा रहे हो, 40-50 कम बोलो, मेरे ख्याल से 200 के करीब करीब आ जाएगा आपको लीटर। 200 लीटर आप पेट्रोल आपने तो ख़रीद लेना। और आप मुझे बताओ क्या फ़ायदा होगा? आपने तो उल्टा उनका सपोर्ट कर दिया इस चीज़ में। वो तो उन्होंने पैसे बना लिए भाई। इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट वो होते हैं भाई, रैलियाँ निकलनी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है यार? आप देखो करोड़ों अरबों रुपए का सेटअप है वो, करोड़ों अरबों रुपए का। यार पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? पॉलिटिशियन आपके माइंड से खेल रहा है, कोई भी इस मुल्क में आपके माइंड से खेल रहा है। आप बैठ के अपने 3 घंटे उस पॉलिटिशियन को देखा यार, रिटर्न में वो आपको क्या दे रहा है मुझे बताओ। आप पूरे 75 ईयर्स की हिस्ट्री उठाओ पाकिस्तान की, कोई मुझे एक पॉलिटिशियन बता दो जिसने आपके लिए काम करो। एक पॉलिटिशियन आप मुझे गिनवा दो, इंक्लूडिंग आपके आर्मी जनरल जितने हो। मैं बड़ा ओपन हूँ कि लोग कहेंगे भाई उठा लो, भाई उठा लो, क्या मारो, क्या मार दो, और क्या कर सकते हो। बट आप मुंह बंद नहीं करा सकते किसी का, यही सच है भाई। किसी ने भी आपके लिए कुछ नहीं करा तो आप एक्सपेक्ट भी ना करो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। मैं जितना कर सकता हूँ मैं वही कर सकता हूँ। बाहर से रेमिटेंस भेज दूँ आपको, या शायद मैं वो भी ना करूँ आपके लिए, क्योंकि लोग क्या है भाई आप गद्दार हो भाई, हूँ ट्रेटर हूँ बोल दो ट्रेटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो तो कर क्या रहे हो आप अपनी डायरेक्शन तो देखो। सिस्टम गलत है, गलत है, हर चीज़ गलत है। आप तो अपने आप को ठीक कर सकते हो ना। आज आप देखो, आप खाना कुछ खाओ, उठा के बाहर कचरा फेंक रहो, ये आपको हुकूमत ने बोला फेंकने को? हुकूमत तो मना करती नहीं फेंको यार, आप खुद फेंक रहे हो ना, आपकी इंटेंट ऐसी है। सिगरेट में उठा के फेंक दी, पान मुंह में, चलो पान खा रहे हो, अब एक तो गलत चीज़ कर रहे हो, चलो कर लो, उसके बाद थूकना है, उठाया ऐसे उठा के फेंक दे, बस में बैठे हुए थूक दे, बाइक वालों पे गिर रहे अगले। अबे क्या तमीज़ है यार? ये बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स हैं। तो ये जब लोगों को नहीं आएगा तो मैं बैठ के उस पर क्या बोलूँ कि यार ये करना है। ये जो नेशन है ना, सॉरी टू से, ये ऐसा नेशन हम फेल कर चुके हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको सही करने के लिए कोई आप कह सकते हो कि कुछ हो। अभी आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ साहब डॉलर हमारे कम कर रहे हैं। यार डॉलर कम हो रहा है, इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो रही है, आप ये देखो नहीं हो रही। आपके पास डॉलर आ रहे बाहर से, अर्न कर रहे हो, आप डॉलर नहीं कर रहे। आप डॉलर वही मैनिपुलेशन थी वो कंट्रोल कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, बट चीज़ें सस्ती हुई उसके बाद नहीं हुई। डॉलर 30 to 50 रुपीज़ कम हुआ ऑलमोस्ट। ओपन मार्केट में 33 का डॉलर फ्लोट हो रहा था, आज ओपन मार्केट में डॉलर लेने जाओ आपको 290 to 89 का मिल जाएगा। बाइनेंस अभी खोल के देख लो, P2P में मिल रहा है इतने का। तो ये क्या चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई मैं बैठ के सिर्फ गालियाँ दूँ, टाइम वेस्ट करूँ, आपके साथ बैठूँ उधर चाय पर बैठ के, चाय वाला इतना कमा रहा है भाई, चलो कमा रहा है, आप भी खोल लो चाय का एक होटल, आप भी कमाओ, एटलीस्ट कुछ करो तो ज़िंदगी में। बातें करना, सिर्फ ये करना वो करना, कोई जा रहा है उसकी टांग खींच देना। मैंने लिटरली, मैं हुदैफा तुम्हें बताऊँ, मेरे पास क्लाइंट्स ना, मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तानी क्लाइंट ना लूँ, ठीक है। अब ऑफिस बात यार, बाहर के क्लाइंट आने में भी इशू होता है। मैं अब ऑफिस आके बैठ के कोशिश करता हूँ ना कि भाई मैं कोई क्लाइंट का इसे एक्वायर कर लूँ, कोई टेक्निक सीख लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी बहुत अच्छी एक टेक्निक निकाली है जो शायद मैं बोलता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ, मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है।
और वो मैंने किसी को नहीं बताई वो बात, ठीक है। मैंने कहा यार मैं बोलूँगा लोग कहेंगे भाई अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हो, ठीक है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने वो काम करा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास ये होता है क्लाइंट कभी कभार नहीं आते, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लोग आगे से 100 लोग बोलते हैं अबे ऑफिस जाके क्या कर रहा है तू, फ़ायदा क्या ऑफिस जाने का, तेरे पास क्लाइंट नहीं। भाई क्लाइंट नहीं, मुझे क्लाइंट वहीं से मिलेगा। पेशेंस इज़ द की बोलते हैं ना, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा सब्र तो रखो। यहाँ वही बात है, हर किसी को भाई मुझे पैसा चाहिए, वो ट्रक की एक बत्ती दिखा के पीछे लगाया हुआ अपने हर किसी को कि $1000 है, उसके पीछे सब भाग रहे हैं। भाई $1000 कमाना, तुम खुद सोचो, तुम 3 लाख रुपए कैसे इतनी आसानी से कमा लोगे ज़िंदगी में। हर चीज़ के पीछे एफर्ट होती है, हर चीज़ के पीछे मेहनत लगती है। तुम्हें पता है साथ तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई मेहनत करता है, अब्दुल्ला तुम्हारे सामने कितनी मेहनत करता है यार। ये ऐसे ही तो नहीं पैसे बना रहे ना, कितनी मेहनत लग रही है। मैं जो थोड़े बहुत पैसे बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना यार, तो उसके बाद पैसे बन रहे। मेरे ऐसा नहीं मैं बैठा हूँ पैसे बन रहे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करता है फिर बंदा, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लोगों को यार। पैसा आ रहा है मेरे पास, आज अकाउंट में 2 लाख रुपए आएगा, 90% उज़ैफ़ा में तो मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके पास अकाउंट में 2 लाख रुपए आएंगे अभी स्टूडेंट के, वो सबसे पहले 2 लाख रुपए उठाएगा, आईफोन खरीदेगा। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम तो अपने मुल्क के साथ और उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना यार। देखो आईफोन आता है बाहर से इम्पोर्ट हो, डॉलर लगता है, आपको सिंपल सी बात है। आप क्या कर रहे हो, आप 2 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हो जो बाहर कल को छिन जाना है, क्या फ़ायदा यार 2 लाख रुपए का। वही चीज़ आप कहीं इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो यार, अपनी कोई चीज़ गेन करो, नॉलेज सीखो, कोई स्किल सीखो। नहीं, आप 2 लाख रुपए आपने ऐसे लगा दिए उठा के किसी फ़ोन पर, सिर्फ एक सड़े हुए फ़ोन पर आपने 2 लाख रुपये लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात नहीं बोलता, मैं आज भी बोल सकता हूँ कि मैं आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ, और अच्छा ये भी नहीं 10-11 अच्छा आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने नहीं लिया ज़ैफ़ा, मेरे पास अकाउंट में पैसे होते हैं, मैं नहीं लेता चीज़ें। मैं कहता हूँ भाई मैं क्यों लूँ जब मुझे पता है कि मेरे यूज़ ही नहीं। यार मुझे बताओ, मेरा इस फ़ोन से 30,000 वाले फ़ोन है मेरा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, मेरे इससे इतना अच्छा काम चल रहा है ना, मुझे कोई पिक्चर खींचनी किसी की, ना मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ मैं बैठ के मेमोरीज़ बनाऊँ, तो मैं क्या करूँ आईफोन लेकर। मुझे बताओ मुझे क्या रीज़न है कि जब मैं 100 लोगों में बैठूँ तो मैं दिखाऊँ कि यार उज़ैफ़ा देखो मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, यार उज़ैफ़ा मेरे पास 14 प्रो मैक्स है। लिटरली सिर्फ लोगों का यही एक वो हुआ है कि यार हम अच्छी जगह जाएंगे, लोग कहेंगे वो जज कर रहे हैं। अरे भाई करने दो जज यार, लोगों का काम है ये पाकिस्तानियों का। आप चेंज तो नहीं कर सकते ना इस मेंटेलिटी को, अपने आप को चेंज करो। बी हु यू आर, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, बी हु यू आर, जो हो वही रहो। बैठ के इतना अपने आप को फेक करना, बैठ के एक्सेंट चेंज कर लेना। अगर तुम देखो मैंने बहुत कम इंग्लिश टर्म चूज़ करी हूँ तुम्हारी पॉडकास्ट में, क्यों भाई मैं जब एक बंदा मैं फ्रीक्वेंट उर्दू बोल सकता हूँ तो मैं उर्दू बोलूँगा, मैं क्यों बैठ के इंग्लिश बोले वो करके। भाई मुझे पता है जब मेरा क्लाइंट आएगा मैं उससे इंग्लिश में बात करता हूँ, मुझे पता है भाई मुझे मेरी मजबूरी मैं वहाँ उर्दू में बात नहीं कर सकता। बट यहाँ बैठ के फेक एक्सेंट में तुमसे बात करना शुरू हो जाऊँ जस्ट टू शो माई सेल्फ कूल, ये तो फजूल बात है। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में वाली आने वाली बात है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा लोगों से कि यार अपनी सराउंडिंग में बैठ के सिर्फ गालियाँ बोलना कि यार ये गलत वो गलत, इस चीज़ों से बाहर हो थोड़ा सा। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम देखो आपका नेबर इंडिया कहाँ जा रहे हैं, आईटी सेक्टर उसको उठा के देखो, और आईटी बूम ही आप पाकिस्तान को मुझे लगता है बचा सकते हो। और ये टेक्सटाइल, ये कपड़े बेच देना, ये आटे बेच देना, आटा खुद आप इम्पोर्ट करते हो यार, आप एग्रीकल्चर लैंड इतना बोलते हो, आपका कहाँ आटा भाई, रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हो, आप कहीं से भी इम्पोर्ट कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा अपने आप को देखो, इवेल्यूएट करो, कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर तुम अपने आप को देखते हो कि फॉल कर रहे हो, उसका एक स्किल सेट अपना देखो, सोचो कि जहाँ इंटरेस्ट है, ज़ैफ़ा का इंटरेस्ट है, जैसे तुम्हारा फिल्म मेकिंग साइड है तो तुम देखो तुम वीडियो एडिटिंग में पैसा कमा सकते हो, तो अपने उस चीज़ को अच्छा करो। किसी को किसी में इंटरेस्ट होगा उसको अच्छा करें, रादर देन बैठ के सिर्फ बोलने से फ़ायदा नहीं है। मैं बैठ के 2 घंटे और बोल सकता हूँ ज़ैफ़ा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ तुम्हारे साथ बैठ के। तो मुझे हर पॉडकास्ट में बोला, मैं हर पॉडकास्ट में आ जाऊँगा थोड़ा टाइम मैनेज करके, बट फ़ायदा नहीं है ना कुछ बोलने का इतना। तो अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज़ करो, ठीक है। और कोशिश ये करो कि यार जो अभी पढ़ रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर सब मोस्टली एनडीवी मीडियोकर फैमिली है तो वो कोशिश ये करें कि यार थोड़ा पढ़ाई को भी सीरियस लें, ठीक है। या तो आप अपनी दूसरी लाइन साइड हसल इतनी अच्छी कर लो कि वहाँ से आप इतने पैसे बना रहे हो, आपको टेंशन ही नहीं। जैसे मुझे अलहमदुलिल्लाह मुझे टेंशन नहीं कि भाई मैं इंजीनियरिंग करके 25,000 रुपये की नौकरी करूँ, मुझे करनी ही नहीं 25,000 रुपये की नौकरी, ठीक है। और मुझे पता है क्यों नहीं करनी, अलहमदुलिल्लाह मैं इतने पैसे बना रहा हूँ, मुझे शौक ही नहीं है इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। और बाकी यार ये कि यार सबसे तमीज़ से रहा करो, थोड़ा सा जो है किसी को दिल ना दुखाओ। और एक लास्ट में एक छोटी सी बात है मेरी जो मैं करना पसंद करता हूँ कि यार कोशिश क्या करो कि आप अल्लाह को अपना पार्टनर बना लो हर चीज़ में। यार वेदर यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ और 1 करोड़, जितने आपको लगता है ना कि आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो लोग बोले 100 रुपये 5 रुपये दे रहा भाई, अबे भाई जिस बंदे ने 100 रुपये कमाए ना उसके लिए 5 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं, जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपये कमाए ना उसके लिए 5 लाख रुपये बहुत मैटर करते हैं।
कि उसने मेहनत से कमाए। उसने ऐसे नहीं बोल रहा वो 5 लाख दे रहा है, भाई उसने 1 करोड़ रुपये कमाए मेहनत से अपनी। इसी तरह जिस बंदे 100 रुपये कमाए होंगे मेहनत से कमाए होंगे। तो ये एक इस्लामिक मैंने लोगों की आज ज़िंदगियाँ चेंज होते हुए देखी हैं। और पर्सनली मैं इस बात पर अब मेरा पहले मुझे था, सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा सा था यार ये बातें हैं ये वो ऐसा, बट हुज़ैफ़ा मेरी लाइफ समझो 180 चेंज हुई लिटरली। मैं कुछ भी नहीं बता रहा ऐसी बड़ी बात कि मैंने बहुत सपोर्ट करता हूँ, बट जो इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे ना ज़िंदगी में अनमैचेबल है। मतलब अल्लाह से आपका कनेक्शन अच्छा है ना। मैं कहता हूँ मैं आपको दिखता हूँ भाई बहुत पार्टी बंदा हूँ, मैं हूँ पार्टी बंदा, झूठ नहीं बोल रहा, बट आपको नहीं पता मेरे या मेरे अल्लाह का क्या ताल्लुक है अपना। और कोशिश करो किसी को बताओ नहीं सारी बातें। मैं यहाँ पर भी सिर्फ ये बताने नहीं बैठा मैं मेरा अच्छा ताल्लुक है बुरा ताल्लुक है मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक आपको इशारा दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि ये करके देखो। और मैंने पहले सुना था, बट जब मैंने प्रैक्टिकल करा तो यार मैं तो कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो रिज़ल्ट हैं वो ऐसे रिज़ल्ट हैं और मैं बता नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब मैं इस बात पे गारंटी ले सकता हूँ। और यार ऑब्वियस बात, आप जो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया इवेंट डिज़ाइन करी, वो उनके लिए क्या मुश्किल है कोई चीज़ भी। तो इन द एंड में बस यही कहूँगा कि यार थोड़ा सा ना मैं अपना बोलते ना दीन दुनिया साथ साथ रखा करो। तो इतना ना दुनिया में आप उसमें हो जाओ कि आप दीन ही भूल जाओ अपना। तो दीन को भी यार थोड़ा सा साथ में, क्योंकि देखो इन द एंड आपसे ये सारी जो मैंने बातें करी हैं अभी बैठ के दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी। इतने मेरे प्लान्स, इतने मेरे गोल्स, इतनी मेरी बातें, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। मुझे नहीं पता मेरी क्या उम्र लिखी हुई है, क्या मेरी एज है कि मैं इस एज पे मेरा इंतकाल होगा, बट मैं एटलीस्ट अपने अगर उस टाइम मेरा इंतकाल हो रहा है तो मैं इतना मेक श्योर करूँ कि यार जब मैं कुछ लेके जा रहा हूँ अपनी कब्र में कि मेरी आगे की ज़िंदगी के लिए भी आसानी। मैं इतनी प्लानिंग इस दुनिया के लिए कर रहा हूँ, तो जो मेरी असल दुनिया है ये तो आप कह सकते हो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर आप क्या करना है, तो आप जाते हो फ्लाइट लैंड करती, थोड़ी देर वेटिंग करते हो, आप चले जाते हो दूसरी जगह। हम लोग ये दुनिया हमारे लिए एयरपोर्ट की तरह है यार। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा स्टे चल रहा है बस, और वो स्टे थोड़ा लंबा है, सालों का स्टे। लोग एक दिन 2 दिन भी एयरपोर्ट पर स्टे करके, कनेक्टिंग फ्लाइट्स कभी लंबी भी होती हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि यार दुनिया को अगर आप इतना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो तो आखिरत को भी करो यार। और वो मैं बता रहा हूँ उसको प्रायोरिटाइज़ करना ना यार, आप अगर देखो छोटी छोटी सिर्फ अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, थोड़ा किसी से हंस के बात कर लो, अरे मतलब कोई छोटी सी चीज़ भी करोगे ना यार आपको उसका सवाब मिल रहा है। अपने पेरेंट्स को हंसते हुए देख लो, उसका सवाब है। हर मतलब किसी से प्यार से बात कर लो, बड़ों से छोटों से, उसका सवाब है। किसी को सलाम कर लो, उसका सवाब है यार। मतलब हमारे इस्लाम में तो इतनी आसानी है कि मतलब हम दुनिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, और इस्लाम में हमारे इतना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा है कि यार हम कुछ भी करें छोटा सा, हमारे लिए वो चीज़ें वो हो रही हैं कि फ़ौरन हमारी मल्टीपल नेकियां हो रही हैं। रमज़ानों में 70 टाइम ज़्यादा सवाब मिल जाता है आपको। कि यार ये सब अल्लाह ताला क्यों दे रहे हैं? वो यही चाह रहे हैं कि यार जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे, वो उनके साथ जन्नत में आए, वो जन्नत में आए। मुसलमान अल्लाह ताला क्यों एक्सपेक्ट करें कि मुसलमान आएगा जन्नत? तो ये सारी बातें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वक्त लगा हुआ, मेरा इंशाल्लाह आगे भी प्लान है। थोड़ा सा तबलीगी जमात में मैं कहूँगा कि यार जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो जो लाइफ मैंने वहाँ देखी ना हुज़ैफ़ा, लिटरली जितनी डिसिप्लिन लाइफ मैंने वहाँ देखी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। कि यार आप तहज्जुद में उठते हो, तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ते हो, फजर पढ़ के आप बयान में बैठते हो, फिर आप तकरीबन एक प्रॉपर आइडियल लाइफ है ना। मतलब मैं वहाँ सोचता हूँ अभी की ज़िंदगी मेरी ऐसी इतनी हेक्टिक लाइफ है, मैं सोचता हूँ यार मेरा टाइम क्यों नहीं है, मैं मशीन बनाऊँ। बट लिटरली जब मैं जमात में होता हूँ, मैं गया हूँ, तो मैंने मतलब मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं करने को तैयार हो जाऊँगा कि हाँ चलो ये कर लो। और फ्रेश, ये भी नहीं कि यार थका हूँ सो रहा हूँ, ये अभी मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं 4-5 घंटे सो गया, मुझे फिर भी नींद आ रही। अब पूरा दिन मेरा ऐसे गुजरना मुझे पता है कल सुबह तक। तो रूटीन ऐसे हमारी बनी हुई है यार, मतलब समझ से बाहर है। बट मैंने जितना देखा ना यार, कोशिश करो बंदा अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा टाइम निकालो, बहुत कुछ सीखते हो यार आप ट्रैवलिंग करके। आपको पता है कि सफ़र करके हर किसी की वो बोलते ना कि अगर किसी को पहचानना उसका सफ़र करके देखो। सफ़र में जो आप चीज़ करते हो ना यार, आप जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी चीज़ें होती हैं, मतलब वो फिनोमिनल, मतलब उसको अब मैं शायद बयान भी ना कर सकूँ आपके सामने बैठ के। तो यार ये चीज़ें भी ना नेसेसरी हैं, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि है कि यार क़यामत में के दिन पूछा जाएगा हमसे भी कि यार जो थे आपके नॉन मुस्लिम्स, आपने उनके साथ क्या करा, यहाँ हम किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। आप यार प्यार मोहब्बत से करोगे तो कितने लोग आपकी बात सुनने को तैयार होंगे। तो इस चीज़ को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर लोग टाइम निकालें, मैं नहीं कह रहा कि आप जाओ 1 साल के लिए चले जाओ डायरेक्ट, स्टूडेंट हो ऑब्वियस बात है टाइम नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ यार नमाज़ 5 वक्त की अगर हम जमात से पढ़ लें,
मेरी कोशिश होती, हो नहीं पाती, मुझे पता है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो इसको इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग भी, मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अपनी ऑडियंस से और आपकी ऑडियंस से कि यार कि कुछ ना यार करें इस तरह के, यार एटलीस्ट 5 वक्त की ना नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, क्योंकि उससे मैं तो पर्सनली अगर आप दुनिया के हिसाब से भी देखें तो फ़ायदे क्या है, आपके जो पर्सनल कनेक्शन है ना वो बहुत बड़े हैं। सैडली पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा होता है कि यार सारे बूढ़े आ रहे होते हैं मस्जिद में, देखा हो तो वो जो सारे जो बूढ़े रिटायर्ड लोग हैं या फिर जो मतलब थोड़ा अपना लेट 50s या अर्ली 50s में भी हैं, तो वो एक अच्छी फील्ड पे बैठे हुए होते हैं कहीं ना कहीं, वो आपसे अच्छा एक कनेक्शन आपको वहीं से वैसे ही डेवलप हो सकता है। तो मस्जिद वो प्लेस होती है आपकी जहाँ पर आपकी ना पब्लिक गैदरिंग है और वहाँ से आप कनेक्शन बहुत अच्छे से बना सकते हो। ये मैंने पर्सनली देखा है। मैं नहीं बोल रहा नमाज इस नीयत से पढ़ने जाओ, ठीक है, नीयत आपकी सही होनी चाहिए, बाकी अल्लाह आपके रास्ते आसान करेगा। अल्लाह ताला कहीं से भी करा सकते हैं, मैं ये नहीं बोला कि मस्जिद से होगा, कहीं से भी, वो उनकी भाई मर्जी। मैं आप बिलीव नहीं कर सकता आपके पास कहाँ से पैसा आ जाता है, यहाँ से पैसा आ गया, यहाँ से पैसा आ गया, आपको नहीं पता ये क्लाइंट आ गया। मैं लिटरली हैरान होता हूँ कि कैसे आया है, मैं ये क्या हुआ है कि मेरे पास ये क्लाइंट आ गया, वो सिर्फ अल्लाह के देना भाई, और किसी की भी नहीं। तो ये मैं बातें इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मतलब कोई मुझे समझे कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, स्कॉलर हूँ, बट एक बेसिक बातें मैंने करी है तुमसे इस्लामिक रिलेटेड कि यार अपने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना उस पर आपको एक तो क्लियर होना चाहिए, सेकेंडली यार उसको थोड़ा बहुत उस पर पात ना होना चाहिए कि बिल्कुल ही जो लोग अल्लाह माफ़ करे डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं उनसे कहूँगा कि यार मैं आई एम नो वन टू जज यू, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि यार थोड़ा सा वापस इस तरफ आओ। एटलीस्ट जो हमारे फ़र्ज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं हमारे, जो जिस पर हमारा इस्लाम है, 5 पिलर है, जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम, वो एटलीस्ट हम सही से फॉलो करें। और ज़कात तो बहुत सारे लोगों पर नहीं अभी लगी होगी, आई गेस, जो हमारे तरह हमारी एज के लोग हैं, इतने किसी के पास नहीं होगी। और हज भी फ़र्ज़ नहीं हुआ होगा। बाकी जो 3 चीज़ें उसमें से तो एक कलमा, फिर आपके नमाज़ रह जाती, नमाज़ रोज़ा तो यार बेसिक है, मतलब सिर्फ 5 में से 2 चीज़ें आपने करनी है। कलमा आप ऑलरेडी पढ़े हो, ज़कात आपके ऊपर है नहीं, हज आपके ऊपर फर्ज है नहीं, तो आप 2 चीज़ें तो कर सकते हो मेरे ख्याल से एक अच्छा मुस्लिम बनने के लिए। और ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। रोज़ा साल में आपने महीने में 1 दफ़ा रखना है, महीने में रखने पूरे, और ऑल्टरनेट डेज मतलब रेगुलर डेज में भी रख सकता है, ऐसी बात नहीं, बट रमज़ान के महीने में रखना है तो कोशिश करो कि वो बंदा रखे। मैंने देखा बहुत सारे लोग वो छोड़ होते हैं। तो दैट्स ऑल यार, थोड़ा सा कंक्लूजन मेरा लंबा हो गया, बट वो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी यार। उज़ैफ़ा बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत अच्छा काम करो, इस तरह करते रहा करो यार। और लिटरली मैं तुम्हारी पॉडकास्ट पहले मुझे पता नहीं था, बट अब मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी फॉलो करूँगा। और कोई सपोर्ट वगैरह, कोई कभी भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच। कैसे कर सकते हैं जो नए आने वाले हैं? यार देखो, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कर लो, या अगर आप NAD को तो NAD में कर लो, लिंक्डइन है यार, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, मैं अपने सोशल अकाउंटों में दे दूँगा, तुम अगर हो तो टैग वैग कर देना कमेंट में, जो भी तुम्हें जो ज़्यादा सूटेबल लगे। तो मुझे कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं, मेरा नंबर देना, नंबर दे दो मुझे ऐसा, मैं भाई ईज़िली अप्रोचेबल हूँ आपके लिए। मैं ऐसे बैठ के नहीं कहूँगा कि भाई आ जाओ, मैं नहीं बिज़ी हूँ इस तरह करके। अगर इनफैक्ट अगर मैं बिज़ी हुआ तो होगा, वरना मैं अपने ऑफिस बुला लूँगा आपको, आप मेरे ऑफिस आके बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ के जो बात करनी है, डिस्कशन करनी है, अपने कोई पाथ वगैरह, कोई करियर पाथ वगैरह के बारे में डिस्कशन है, जितना मुझे पता होगा भाई मैं उतना आपको डिलीवर कर सकता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड यार। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से तबसरे के खाने में ज़रूर आगाह फरमाइएगा, और साथ ही साथ उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाइएगा जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।